नक्श ने पहले तो अनिका के सामने विहान का भांडा फोड़ा और उसे पूरी तरह से एम्बैरस किया, और उसके बाद नक्श ने अपनी ही बीवी को सलाह भी दे डाली जो पिछले 2.5 सालों में उसने पहले कभी नहीं दी थी। लेकिन अनिका की खरी खोटी सुनने के बाद अब नक्श कोई बात नहीं करना चाहता था। नक्श का ये एटीट्यूड विहान से बर्दाश्त नहीं हुआ। How dare you? तूने मेरे सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? हाँ? एक बात ध्यान से सुन ले, तू अगर खुद को भी बेच देगा ना तो ऐसा अपनी जिंदगी में कभी खरीद नहीं पाएगा। आई बात समझ में? ये थी पहली बात। अब दूसरी बात, तेरे जैसे लोगों को ना अपनी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए, और अगर पता ना हो ना तो मैं बताता हूँ ना तुझे, मैं बताता हूँ, एंड दैट इज मिस्टर जीरो। डब्बा गो। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, ये जो खड़ी है ना, ये बीवी है मेरी, तो अच्छा होगा इससे दूर ही रहो। और दूसरी बात, मेरी बीवी को तुझ जैसे इंसान से हीरो का हार लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद उसे लेके दे सकता हूं, तो अपना ढोंगी बनाना बंद करो। और हाँ, तीसरी बात, जेब में अगर नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर शोर नहीं करते, क्या समझे? नक्श ने विहान को अपने स्वैग के दर्शन करवा दिए थे। इसी के साथ नक्श विहान को देखते देखते पलटा और ऑफिस से बाहर निकल गया। नक्श की वहां से जाने के बाद कुछ देर तक विहान वहीं खड़ा रहा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद वहां रुकने का कोई सेंस नहीं था। इससे पहले कि अनिका विहान से कुछ कहती, विहान तुरंत चला गया। नक्श ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि नक्श डर गया था, वैसे भी अब नक्श को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। ये अंजी कॉर्पोरेशन का ऑफिस था, जिसकी चेयरपर्सन अनिका थी। अपने कैबिन में जाने के बाद अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था, और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे हाउस पार्टी में विहान मिला, और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई तब जाकर उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। और बस यहां से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। और आज विहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है, बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है, और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है, और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है। अनिका का विहान से दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। कितने पापड़ बेलने के बाद वो उसके करीब आ रही थी। सब ठीक चल रहा था, सब कुछ अनिका के प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया। पहली बात, ये जो खड़ी है ना, ये बीवी है मेरी। क्या जरूरत थी उसे विहान को ऐसा कुछ कहने की? हार भले ही नकली था, लेकिन ये सब कहकर उसका ईगो हर्ट करने की क्या जरूरत थी? अब पता नहीं वो उसकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अब अनिका उसे कैसे मनाएगी? अगर गलती से उसने अपना पैसा रिटर्न करने के लिए कहा तो अंजी कॉर्पोरेशन तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जावेरी खानदान को कौन संभालेगा? ये सोचते सोचते अनिका को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। असल में गलती उसी की है। वो क्यों नक्श को उन दोनों के बीच में लाई? क्या जरूरत थी नक्श को ऑफिस साथ लाने की? अगर वो आज नक्श को अपने साथ नहीं लेकर आती तो अभी विहान उसके साथ बैठा होता। अंजी कॉर्पोरेशन की ऑफिस से बाहर आकर नक्श काफी खुला खुला महसूस कर रहा था, और नक्श इस शुरुआत को बरकरार रखना चाहता था। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा, और जब उसने स्क्रीन पर अपने दादाजी का नाम देखा तो उसके चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई थी। हेलो मिस्टर भानुशाली,
अरे इनफैक्ट मैं आपको ही कॉल करने वाला था। मैं जानता हूँ मिस्टर भानुशाली, आपने मुझे किसी काम से ही कॉल किया होगा। अच्छा तो फिर ठीक है नक्श, पहले काम की ही बात कर लेते हैं, ठीक है? और हाँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगले हफ्ते तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ नियुक्त कर दिए गए हो। हाँ नक्श, मैंने तुम्हारी मीटिंग एक खास इंसान से फिक्स की है। कब, कहाँ, कैसे मिलना है, ये मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है। मिलना जरूर, ठीक है? देखिए मिस्टर भानुशाली, मुझे किसी से भी मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होगी। मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे आज के आज किसी भी हाल में रेयर डायमंड्स का नेकलेस चाहिए आज। और दूसरी शर्त मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। नक्श पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था और उसका एटीट्यूड सातवें आसमान पर था, जो यशवर्धन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नक्श, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड्स कुछ बढ़ती चली जा रही हैं? मेरी डिमांड्स बढ़ रही हैं? ओह कम ऑन दादाजी, आपने ये जो मीटिंग फिक्स की है ये भी तो अपनी किसी डिमांड को पूरा करने के लिए की होगी ना दादाजी। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। छोटी छोटी डिमांड है मेरी, प्लीज पूरा कर दीजिए। और हाँ, मेरी जो दूसरी डिमांड है मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। दादाजी प्लीज डू द नीडफुल, ओके? नक्श उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास करवा रहा था और यशवर्धन उस एहसास में दबते हुए नजर आ रहे थे। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर 3 मैसेजेस आए हुए हैं। एक उसके दादाजी का था और बाकी के दोनों उसकी बीवी अनिका के थे। अनिका ने उसे 10,000 रुपए भेजे थे और लिखा था, मैं तुम्हें 10,000 रुपये भेज रही हूँ और मॉल जाके कुछ अच्छे कपड़े ले लो। मुझे शर्म आती है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सामने तुम्हारी हालत देखकर। जहाँ देखो भिखारी की तरह आ जाती हूँ। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था, इसलिए उसने नक्श को इस बार पहले ही पैसे भेज दिए। अब मुझे तुम्हारे 10,000 रुपये की कोई जरूरत नहीं है। मन ही मन सोचते हुए नक्श ने अपनी दूसरी शर्त को यशवर्धन तक पहुंचा दिया था। ऑटो, गोल्डन डोमेन सोसाइटी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। इस सोसाइटी में 4 स्विमिंग पूल्स थे जिनका पब्लिक एक्सेस था और अमीरों के लिए अलग से पूल विलास भी थे। कुछ पेंट हाउसेस भी थे। सारे घर बहुत ही शानदार थे और इस सोसाइटी से पूरे सूरत की खूबसूरती को नापा जा सकता था। दरअसल यही वो जगह थी जहां नक्श के दादाजी ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी। उसने सोचा ही नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने आया है वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा दर्पण भानुशाली होगा। ये जानकर नक्श अपने चाचा से बिना मिले ही वहां से जाना चाहता था और नक्श ने तो अपने कदम भी मोड़ लिए थे, लेकिन तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज सुनाई पड़ी। नक्श! पिछली बार मैं तुमसे लगभग 2.5 साल पहले मिला था। पहले से काफी अच्छे और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। अब क्योंकि दर्पण भानुशाली ने नक्श से बात करना शुरू कर दिया था, इसलिए नक्श किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। हालांकि नक्श ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। दर्पण काका, सीधा पॉइंट की बात पे आओ ने। बताइए, आखिर भानुशाली फैमिली को मेरी ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे बात करके, आपसे डर के भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ बनने से मना कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये आपकी गलत फहमी होगी। तो अपने दिल में जरा सा भी
इतना सा भी डाउट मत रखना, समझे आप? काका तुम्हें खबर छे ना कि आप मुझे इतना सा भी परेशान करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने भले ही मुझे यहाँ किसी भी मकसद से बुलाया, लेकिन हाँ, खेतान एंटरप्राइजेस के 40% शेयर्स मेरे पास ही हैं, जो मेरे पापा ने खरीदे थे। और आपने और दादू ने मना कर दिया था कि शेयर्स ना खरीदें। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे मुझसे बेहतर आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज अगर भानुशाली कंपनी को मेरी जरूरत है तो उन्हीं शेयर्स की वजह से है। तो इसीलिए मुझे कुछ हो गया ना तो आपकी जो उम्मीदें हैं, आपके जो सपने हैं, वो चाहकर भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए ये फिजूलपंती बंद कर दिया और मुझे जाने दीजिए यहाँ से। भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक सेकंड प्लीज। छोटे से बड़ा हर बिजनेसमैन को भानुशाली ग्रुप की सारी जानकारी थी। 4 साल पहले मार्केट में उन्हें कंपटीशन देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भानुशाली ग्रुप के सीईओ नक्श के पिता यानी जीतेन भाई भानुशाली थे। सेक्रेटरी, हाँ, खेतान ग्रुप्स के 40% शेयर परचेज कर लो, अभी के अभी, राइट नाउ। हाँ, मुझे इन्फॉर्म करो। ओके। जीतेन भाई को बिजनेस की सारी एबीसीडी पता थी और यही वजह थी कि उन्होंने खेतान एंटरप्राइजेस के 40% शेयर्स खरीद लिए। उन्हें पता था कि आगे का मार्केट कैसी करवट लेगा और वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन ये बात दर्पण भानुशाली और यशवर्धन भानुशाली को पसंद नहीं आई और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों ने मिलकर जीतेन भाई भानुशाली को भानुशाली ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जीतेन भाई के जाने के बाद नक्श के चाचा दर्पण भानुशाली ने भानुशाली ग्रुप के सीईओ की कुर्सी संभाली, लेकिन वो अपनी कंपनी को संभाल पाने में पूरी तरह से फेल हो गए। अब उन्हें डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए था। और जब उन्हें पता चला कि जीतेन भाई के खरीदे वो शेयर्स आज मार्केट में तहलका मचा चुके हैं, तब भानुशाली खानदान को नक्श की याद आई। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नक्श के अंदर ये पावरफुल चेंजेस क्यों और कैसे आ रहे हैं। नक्श की बात सुनकर उसके चाचा दर्पण एकदम शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि नक्श को खेतान एंटरप्राइजेस के बारे में सब कुछ पता होगा। अब उनके पास नक्श से उलझने के लिए कोई वजह नहीं थी। अपने गार्ड्स को इशारा करते हुए उन्होंने नक्श के रास्ते से उन्हें हटने के लिए कहा और जैसे ही वो गार्ड्स हटे, वैसे ही नक्श के कदम उस पूल विला से बाहर की तरफ बढ़ने लगे थे। गोल्डन डोमेन सोसाइटी से बाहर आने के बाद जब नक्श ने अपना फोन चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर उसके एक दोस्त का मैसेज था। अबे तू कहाँ रह गया? आ रहा है ना? लेट मत कर। आखिर नक्श कहां जाने वाला था? नक्श के किस दोस्त की एंट्री होने वाली है? क्या नक्श आज जावेरी खानदान का फैमिली डिनर अटेंड नहीं करेगा? अगर नहीं तो उसके बाद अनिका और चित्रा का क्या रिएक्शन होगा? अगर हाँ तो उस डिनर पार्टी में क्या होगा? क्या यशवर्धन नक्श की रेयर डायमंड नेकलेस वाली शर्त को पूरा करेंगे? नक्श की दूसरी शर्त का क्या होगी नक्श की दूसरी शर्त? क्या नक्श के चाचा नक्श को ऐसे ही सीईओ बनने देंगे या फिर वो उनकी चाल को समझ नहीं पा रहा है? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर